मैं जवाब देने की बजाय करमचंद की तरफ देखने लगा। मुझे इसकी हालत पर अफसोस हो रहा था। इस दौरान गंगा राम आगे आ गया और लोगों की तरफ देखते हुए चीखा, ये तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? मुजरा हो रहा है क्या? चलो भाग ले यहाँ से। इसका अंदाज बिल्कुल थर्ड रेट गुंडों जैसा था। इसकी वजह भी मेरी समझ में आ गई थी। इसे इस भगत ठाकरे जैसे शख्स का आशीर्वाद हासिल था। हालांकि 4 दिन पहले जब मैंने इसे पकड़ा था तो इसकी जान निकली जा रही थी। इसने मेरी तरफ भी देखा था, लेकिन इसके फरिश्ते भी मुझे नहीं पहचान सके थे। चलो निकलो प्यारे, कहीं कोई और रफड़ना शुरू हो जाए। रत्ना ने मेरा बाजू पकड़ते हुए कहा। रत्ना जलंधर की रहने वाली थी। वो मेरे बारे में भी जानती थी कि मेरा ताल्लुक भी पंजाब से है, इसलिए अब वो बातों में अक्सर पंजाबी के अल्फाज इस्तेमाल करने लगी थी। मैं इसके साथ चल पड़ा। हमारा अंदाज ऐसा ही था जैसे किसी बस से उतरे हों या कहीं जाने का इरादा रखते हों। इस कमीने ठाकरे को शायद ये शुबा हो गया है कि इस बस के सिख ड्राइवर के भेष में तुम हो। रत्ना ने कहा। इसकी आवाज़ सरगोशी से ज़्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन हैरत है वो यहाँ कैसे पहुँच गया, या वो पहले से यहाँ मौजूद था और इसे इतला मिल गई थी कि तुम इस सिख बस ड्राइवर के भेष में आ रहे हो। बात इतनी सॉल नहीं जितनी तुम समझ रही हो। मैंने कहा, 4 दिन पहले मैंने तुम्हें बताया ना था कि शहर में मुझे शक्ति का एक पुराना दोस्त गंगा राम मिल गया था। हाँ, वही जिसने तुम्हें मिट्ठू राम और मधु के बारे में बताया था कि वो ठाकरे के हाथ लग गए थे। रत्ना बोली। हाँ, अब मुझे यकीन हो गया कि वो माज इत्तेफाक से ठाकरे के हाथ नहीं लगे थे। मैंने कहा, नागराज को ठिकाने लगाने वाली रात मधु और मिट्ठू राम रास्ते में हमारी कार से उतर गए थे। मिट्ठू ने कहा था कि वो रात अपने किसी दोस्त के पास गुजारेंगे और सुबह सवेरे यहाँ से चले जाएंगे। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, और मेरे ख्याल में मिट्ठू का वो दोस्त गंगा राम ही था जिसे मिट्ठू ने इस रात की कार्रवाई के बारे में बताया होगा। गंगा राम जैसे लोग किसी के दोस्त नहीं होते। वो पहले ही से जानता था कि ठाकरे को भैरू के खजाने के सिलसिले में मेरी तलाश है। इसने मधु और मिट्ठू राम को ठाकरे के हवाले कर दिया। मिट्ठू ने अपनी जान दे दी, मगर वो मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। और मधु ने जो कुछ किया और इसके साथ जो कुछ हुआ वो भी तुमने देख लिया। मगर गंगा राम आज की इस कहानी में कहाँ फिट होता है? रत्ना ने कहा। 4 दिन पहले वही गंगा राम मुझे मिला था और मुझे यकीन है कि इसने मुझे पहचान लिया था, मगर कुछ बोला नहीं था। बाद में इसने ठाकरे को मेरे बारे में बता दिया होगा, मगर वो यहाँ कैसे पहुँच गया? मेरा मतलब है ठाकरे को कैसे पता चला कि तुम सिख ड्राइवर के भेष में हो? रत्ना ने कहा। मेरा ख्याल है आज सुबह गंगा राम ने मुझे बस में देख लिया था और वो ठाकरे को बताने के लिए भागा होगा। मैंने कहा, सफ़ेद शर्ट वाला वो गुंडा जो अभी कुछ देर पहले लोगों को वहाँ से हटा रहा था, वो गंगा राम था क्या? रत्ना ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। हाँ, मैंने कहा, इसने ठाकरे को बताया होगा और ठाकरे ने हमारा पीछा शुरू कर दिया होगा। इसको रवानगी में देर हो गई होगी, वरना वो हमें रास्ते में ही रोक लेता। वैसे ये भी अच्छा ही हुआ कि हम शहर के नवाही इलाके में बस से उतर गए। अड्डे तक आते तो शायद धर लिए जाते। अब क्या इरादा है? रत्ना ने पूछा। जो भी बस रवाना होती हुई नजर आए इस पर सवार हो जाओ। मैंने कहा, इन्हें ये तो मालूम नहीं होगा कि मेरे साथ कोई औरत भी है, लेकिन इस तरफ भी मेरी तलाश में आदमी ज़रूर भेजे जाएंगे जहां मैं बस से उतरा था, और अगर वो हुज्जाम की दुकान तक पहुंच गए तो इन्हें सारी कहानी का पता चल जाएगा। मुझे तो बेचारे बलदेव सिंह पर तरस आ रहा है। रत्ना ने कहा, अगर वो इनके हाथ लग गया तो न जाने इसका क्या हशर करेंगे। शाम तक तो समुद्रा ही के कब्जे में रहेगा। मैंने जवाब दिया। इससे छूटते ही वो बस स्टेशन जाएगा और फिर पुलिस थाना होगा। बहरहाल मेरा ख्याल है इसे कुछ नहीं होगा। अलबत्ता माउंट आबू में समुद्रा की और दूसरे शहरों में हमारी तलाश शुरू हो जाएगी। अगर समुद्रा इनके हाथ लग गई तो? रत्ना बोली। वो ज़हीन लड़की है। मैंने जवाब दिया। वो बलदेव सिंह को तुम्हारी मकान में छोड़कर अपने बंगले पर चली जाएगी। मैंने उसे समझा तो दिया था कि जैसे ही हालात पुरसुकून हो जाएं कहीं और चली जाना। हम बातें करते हुए जोधपुर जाने वाली बसों के स्टैंड पर पहुंच गए। मैंने मालूम किया तो पता चला कि जोधपुर के लिए 10 मिनट बाद एक बस रवाना होने वाली है। मैंने जल्दी से टिकट खरीद लिए और एक स्टॉल से खाने की कुछ चीज़ें खरीद लीं। किसी रेस्टोरेंट में बैठकर खाने का वक्त नहीं था। नान, पकौड़े और कुछ और चीज़ों के अलावा मैंने पानी की एक बोतल भी ले ली थी। भूख इस शिद्दत की लग रही थी कि मज़ीद सब्र नहीं हो सका। बस में अपनी सीट पर बैठते ही हमने खाना शुरू कर दिया। ये जानकर मुझे इत्मीनान हुआ कि इस तरह खाना खाने वाले हम अकेले नहीं थे। हमारी आगे वाली सीट पर एक जोड़ा और पिछली सीटों पर भी 2-3 आदमी कुछ न कुछ खा रहे थे। ये सफ़र भी खासा तवील साबित हुआ था। हम शाम 6 बजे के करीब जोधपुर पहुंच गए थे। वसी और रीज़ रेगिस्तान के बीचों बीच पहाड़ियों पर आबाद इस शहर की शान ही निराली थी। ये शहर सबके लिए अपनी आगोश किए हुए था।
मगर रेत के दाखिले पर पाबंदी थी। शहर के चारों तरफ 10 मील के फासले पर ऊंची दीवार थी ताकि सहरा की उड़ती हुई रेत को शहर में फैलने से रोका जा सके। हम अभी खतरे से बाहर नहीं हुए थे, इसलिए घूमने फिरने के बजाय हमने किसी महफूज जगह पर टिक जाने को तरजीह दी थी। रेटांडर के इलाके में डिफेंस लेबॉर्ट्री रोड पर होटल कारती भून से कुछ फासले पर दरमियाने दर्जे के एक रिहायशी होटल की 7वीं मंजिल पर हमें एक 3 बेड वाला कमरा मिल गया। ये होटलों वाले भी अजीब लोग थे, मुसाफिरों को लूटने के लिए बड़े बड़े हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। अकेला आदमी होगा तो माजरत कर लेंगे कि कोई सिंगल बेडरूम खाली नहीं है, इससे डबल बेडरूम का किराया वसूल करने की कोशिश करेंगे। अगर मुसाफिर 2 होंगे तो इन्हें ट्रिपल बेडरूम देंगे। हम अगर कोशिश करते तो किसी और होटल में डबल बेड कमरा मिल सकता था, मगर हम घूमने फिरने के मूड में नहीं थे, इसलिए ट्रिपल बेड वाला कमरा ही ले लिया। यहाँ भी मैंने सिर्फ 1 दिन का किराया दिया था और रजिस्टर पर आमद के खाने में बैकानीर और जाने के खाने में माउंट आबू लिखा था और आमद का मकसद सैर व तफरीह तहरीर किया था। बाहर से इस होटल की बिल्डिंग तो बहुत खूबसूरत थी, मगर अंदर से ये निहायत 3rd क्लास साबित हुई थी। कमरा ज़्यादा बड़ा नहीं था, लोहे के स्प्रिंग वाले 3 बेड थे जिन पर निहायत घटिया मैट्रेस और मैली सी चादरें बिछी हुई थीं। एक झूलती हुई मेज़ और 2 कुर्सियां थीं। एक दीवार पर कैलेंडर टंगा हुआ था जिस पर श्री देवी की नीम और याद तस्वीर थी। वो तस्वीर कुछ ज़्यादा ही फ्री स्टाइल अंदाज में खींची गई थी। एक दीवार में हज़मी अलमारी बनी हुई थी जिसमें कंक्रीट के शेल्फ लगे हुए थे जिस पर पुराने अखबार बिछे हुए थे। अलमारी का दरवाज़ा वगैरह नहीं था। मैंने थैला इस अलमारी में रख दिया और जूते उतारे बगैर एक पलंग पर नीम दराज हो गया। रत्ना भी दूसरे पलंग पर लेट गई। खाने का क्या बंदोबस्त होगा? कुछ देर बाद रत्ना ने पूछा, हम ये थैला कमरे में छोड़कर नहीं जा सकते, ना ही इसे साथ लिए घूम सकते हैं। मैंने कहा, खाना हमें कमरे में ही मंगवाना होगा। ये होटल ऐसा है तो यहाँ का खाना भी अच्छा नहीं होगा। मजबूरी है, मैंने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। मैं तो कई महीनों से अच्छे खाने को तरस गया हूँ। राजस्थान से निकलने के बाद ही कोई ढंग की चीज़ खाने को मिलेगी। मैंने उठकर कॉल बेल का बटन दबा दिया। वेटर तकरीबन 10 मिनट बाद आया। इसने अगरचे होटल की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, मगर यूनिफॉर्म इस कदर मैली थी जैसे महीने भर से इसके जिस्म से अलग ना हुई हो। मैंने खाने के बारे में पूछा तो वो दर्जनों नाम गिनवाता चला गया, मगर एक चीज़ का नाम भी मेरी समझ में नहीं आ सका। दाल चावल हैं या नहीं? रत्ना ने इसे घूरते हुए पूछा। मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, वेटर ने जवाब दिया। तो फिर दाल चावल ही ले आओ, रत्ना ने कहा। वेटर हमें घूरता हुआ बाहर चला गया। इसका ख्याल था कि हम कोई लंबा चौड़ा ऑर्डर देंगे जिससे इन्हें हमारी खाल उतारने का मजीद मौका मिलेगा। वेटर की वापसी आधे घंटे बाद हुई थी। चावल प्लेटों में अलग थे और दाल एक प्याले में अलग थी। बस पानी ही पानी था। दाल का दाना गोता लगाकर ढूंढने से ही मिल सकता था। खाना खाने के बाद हम दोनों देर तक खिड़की में खड़े बाजार की रौनक देखते रहे। हमारा कमरा 7वीं मंजिल पर था और हम दोनों तरफ दूर दूर तक देख सकते थे। सामने सड़क की दूसरी तरफ भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थीं। इनमें भी एक होटल था और बाकी बिल्डिंगों में रिहायशी फ्लैट थी। 11 बजे के करीब दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनकर मैं चौंक गया। वेटर बर्तन ले जा चुका था। ये कौन हो सकता है? मैंने रत्ना की तरफ देखा। इसे वहीं खड़े रहने का इशारा किया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। और जैसे ही दरवाज़ा खुला 2 पुलिस वालों को देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई, लेकिन मैंने फ़ौरन ही अपनी कैफियत पर काबू पा लिया और चेहरे से किसी किस्म के तासुरात का इजहार नहीं होने दिया। इनमें एक कांस्टेबल था और दूसरा हेड कांस्टेबल। कांस्टेबल के कंधे पर राइफल लटकी हुई थी और हेड कांस्टेबल के हाथ में छोटी सी छड़ी थी। क्या बात है हवालदार जी? मैंने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा। इनके खड़े होने के अंदाज से मैं समझ गया था कि ख़तरे की कोई बात नहीं थी। पुलिस वाले रात को होटलों में ठहरने वाले मुसाफिरों को परेशान करते रहते थे। मकसद कुछ बटोरने के सिवा और कुछ नहीं होता। हाँ भाई, तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ से आए हो? कहाँ जाने का इरादा है? क्या काम करते हो? हवालदार ने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले। मैंने अपना वही नाम बता दिया जो होटल के रजिस्टर में लिखवाया था। बीकानेर में अपनी दुकान है, मिर्चों की आड़त है। मैंने कहा, घूमने फिरने को निकले हैं जी? माउंट आबू जा रहे हैं। हफ्ता 10 दिन वहाँ रहेंगे, फिर वापस चले जाएंगे। तुम्हारे साथ कौन है? हवालदार ने नीम खुले दरवाजे से अंदर झांकते हुए कहा। मेरी पत्नी है जी, मैंने जवाब दिया। अच्छा तो 20 रुपये निकालो, हवालदार बोला। वो क्यों जी? होटल का किराया तो हम दे चुके हैं। मैंने कहा, ये होटल का किराया नहीं, तुम्हारी सुरक्षा के लिए ये छोटी सी रकम ले रहे हैं। बहुत सी परेशानियों से बच जाओगे। अगर नहीं दोगे तो? वो खामोश होकर मायने खेज नज़रों से मेरी तरफ देखने लगा। अच्छी ज़बरदस्ती है। मैंने बिड़बिड़ाते हुए जेब से 20 रुपये निकाल कर इसके हाथ में रख दिए। अब रात भर ऐश करो अपनी पत्नी के साथ। हवालदार मुस्कुराया। कोई परेशान नहीं करेगा तुम्हें, जयराम जी की। धन्यवाद, मैंने कहा और फिर जयराम जी की कहते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। रत्ना भी खिड़की के करीब खड़ी थी। मैंने जैसे ही दरवाज़ा बंद किया वो मेरी तरफ घूम गई। क्या पूछ रहे थे वो लोग?
इसने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। होटल में ठहरे हुए मुसाफिरों से भत्ता जमा कर रहे थे। मैंने जवाब दिया। 20 रुपये में टल गए। इनकी ऊट पटांग सवालात से बच गए, वरना परेशान हो सकते थे। रत्ना बेड पर लेट गई, मैं भी दूसरे बेड पर लेट गया। हमने पूरा दिन सफ़र किया था, थकन से बुरी हालत हो रही थी। बिस्तर पर लेटने के थोड़ी देर बाद मैं सो गया। मैं पता नहीं कितनी देर सोया था कि सीने पर बोझ महसूस करके मेरी आंख खुल गई। मैंने करवट लेने की कोशिश की, मगर दबाव कम नहीं हुआ। वो रत्ना थी जो मेरे बेड पर लेटी हुई थी और इसका एक हाथ मेरे सीने पर था। मैंने पूरी तरह आंखें खोल दी और फिर मैं चौंके बगैर नहीं रह सका। रत्ना के बदन पर लिबास नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ये क्या हुआ? सोने तो मुझे, मैं बिड़बिड़ाया। मैं क्या कह रही हूँ, सो जाओ। रत्ना ने सरगोशी में जवाब दिया। मुझे डर लग रहा था, इसलिए यहाँ आ गई। मेरी नींद गायब हो चुकी थी। मेरे ज़हन में रज़िया के अल्फाज गूंजे थे। कसूर में जब मैं रज़िया के घर में रह रहा था, इसका शौहर जेल में था और एक रात रज़िया इसी तरह मेरे बिस्तर पर आ गई थी। इसने कहा था कि सर्दी लग रही थी, इसलिए मेरे पास आ गई थी और मुझे हैरत थी कि सर्दी लगने के बावजूद इसने लिबास क्यों उतार रखा था। और अब रत्ना को डर लग रहा था तो वो मेरे पास आ गई थी, मगर लिबास को अपने बिस्तर पर ही छोड़ आई थी। बहरहाल रत्ना से मैंने ये नहीं पूछा कि डर लग रहा था तो इसने अपने लिबास का पीछा क्यों छुड़ा लिया, क्योंकि अब ये बात मेरी समझ में आ गई थी कि जब कोई औरत इस तरह किसी मर्द के पास अगर सर्दी लगने या डर लगने की बात करे तो इसका मतलब क्या होता है। रात का बाकी हिस्सा जागते हुए ही गुजरा था। सुबह 7 बजे मैंने बिस्तर छोड़ दिया और जब मैं तैयार होकर बाथरूम से निकला तो रत्ना इस वक्त सो रही थी। मैंने इसे झंझोड़ कर जगा दिया। जल्दी से तैयार हो जाओ, हम 1 घंटे में यहाँ से निकल जाएंगे, मैंने कहा। रत्ना बाथरूम में घुस गई और मैं खिड़की के साथ खड़े होकर बाहर झांकने लगा। नीचे बाजार में दुकानें खुलना शुरू हो गई थी और लोगों की आमदोरफ्त भी जारी थी। 8 बजे के करीब हमने होटल छोड़ दिया। एक रेस्टोरेंट में बैठकर नाश्ता किया और फिर एक ऑटो रिक्शे पर बैठकर रेलवे स्टेशन पहुंच गए। मेरा ख्याल था कि यहाँ से हमें जयपुर या बीकानेर के लिए कोई ना कोई ट्रेन मिल जाएगी। स्टेशन पर पहुंचकर पता चला कि जयपुर की ट्रेन आधा घंटा पहले जा चुकी है। दूसरी ट्रेन 11 बजे जाएगी। अलबत्ता आधे घंटे बाद बीकानेर के लिए ट्रेन मिल सकती है। बीकानेर के लिए चित्तौड़गढ़ से आने वाली ये ट्रेन 20 मिनट बाद यहाँ पहुँचने वाली थी। मैंने बीकानेर के लिए टिकट खरीद लिए और हम दोनों प्लेटफार्म पर आकर दाखिली गेट से कुछ दूर एक बेंच पर बैठ गए, जहाँ एक जवान औरत और एक अधेड़ उम्र मर्द पहले से बैठे हुए थे। वो दोनों मियाँ बीवी थे और इन्हें नागौर जाना था। वो औरत फ़ौरन ही रत्ना से बेतकल्लुफ़ हो गई और आपस में बातें करने लगी। इसके बरक्स इस औरत का शौहर गालिबन खामोश तबा का मालिक था। नमस्कार के तबादले के अलावा मुझसे ज़्यादा बातचीत नहीं हुई। प्लेटफार्म पर खासा हुजूम हो गया था। ट्रेन आने में 5 मिनट बाकी थी। प्लेटफार्म पर इतलाई घंटी बज चुकी थी। वो बेंच अगरचे सिर्फ 4 ही अफराद के लिए मखसूस थी, लेकिन इस पर इतनी गुंजाइश थी कि 5 अफराद भी बैठ सकते थे। और शायद यही समझते हुए वो अधेड़ उम्र औरत मेरी तरफ किनारे पर बैठने की कोशिश कर रही थी। मैं इसे जगह देने के लिए सिरक कर इस आदमी के साथ बैठ गया। मेरे साथ बैठने वाली वो औरत अगरचे अधेड़ उम्र थी, रंगत भी कदरे सांवली थी, लेकिन इसके चेहरे के नकूश और फिगर्स गजब के थे। वो मेरे साथ बिल्कुल जुड़कर बैठी थी और मैं अपने आप में कुछ बेचैनी सी महसूस करने लगा। ट्रेन प्लेटफार्म में दाखिल हुई तो मैं उठकर खड़ा हो गया। रत्ना और वो दोनों मियाँ बीवी भी उठ गए, मगर वह अधेड़ उम्र औरत बेंच पर बैठी रही थी। ट्रेन आते ही प्लेटफार्म पर अफरा तफरी सी मच गई। वो दोनों मियाँ बीवी तो अपना सूटकेस उठाकर ट्रेन की तरफ चले गए और मैं अपने सामने से गुजरती हुई ट्रेन की बोगियों के नंबर देखने लगा। हमारी सीटें तो 9 नंबर की बोगी में थी। रिजर्वेशन के इजाफी पैसे भी दिए थे, इसलिए मुझे इत्मीनान था कि हमारी सीटों पर कोई दूसरा मुसाफिर कब्जा नहीं करेगा। खड़े क्या कर रहे हो? रत्ना ने मुझे घूरते हुए कहा। ट्रेन में बैठने नहीं क्या? ट्रेन रुक चुकी थी। कुछ उतरने वाले मुसाफिर और कुछ सवार होने वाले मुसाफिरों की हड़बों खासी अफरा तफरी दिखा रही थी। ये हुजूम चढ़ लेने दो, हमारी सीटें तो रिजर्व हैं। परेशानी की क्या बात है? मैंने रत्ना की तरफ देखते हुए कहा। बेंच पर बैठी हुई औरत भी अब उठ गई थी। वो चलने में अजीब सी नज़रों से कभी मुझे और कभी रत्ना को देखती रही और फिर एक तरफ चलने लगी। रत्ना को न जाने क्या बेचैनी थी कि वो बार बार मुझे ट्रेन पर सवार होने के कह रही थी। असूली तौर पर हमें अब ट्रेन में सवार हो जाना चाहिए था, मगर मैं भी अपने आप में कुछ अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। ट्रेन 10 मिनट यहाँ रुकती थी। 5 मिनट गुजर चुके। मैं रत्ना को इशारा करता हुआ आगे बढ़ गया, लेकिन 3-4 कदम ही चला था कि एक आदमी से टकरा गया। वो शख्स भी ट्रेन की तरफ देखता हुआ चल रहा था, मगर टक्कर लगने के बाद वो लड़खड़ाया तो मैंने इसे दोनों बाहों से पकड़कर संभाल लिया और जैसे ही सीधा हुआ मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। वो किशोराम था। तकरीबन 5 महीने पहले बेला के साथ किशोराम से आमना सामना हुआ था, तो इस वक्त भी मेरे चेहरे पर घनी दाढ़ी और सर के बाल बड़े हुए और चिड़िया के घोंसले की तरह उलझे और बिखरे हुए थे, जबकि इस वक्त मैं अपने असल रूप
धूप में था और किशोराम ने मेरा ये चेहरा नहीं देखा था, लेकिन मेरे दिल में चोर था। इसे बराह रास्त अपने चेहरे पर नज़र जमाए पाकर मेरे दिल की धड़कन खतरनाक हद तक तेज़ हो गई। इसके दोनों बाजू मैंने अभी तक थाम रखे थे। इससे पहले कि मैं इसके खिलाफ कोई संगीन कदम उठाता, इसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई और वह मुआज़रत आमेज़ लहजे में बोला, माफ़ करना श्रीमान जी, मेरा ध्यान दूसरी तरफ था। कोई बात नहीं, मैंने इसके बाजू छोड़ दिए। वो जयराम जी की कहता हुआ आगे बढ़ गया। मेरी पेशानी पर पसीने की कतरे उभर आए। मैंने जेब से रुमाल निकाल कर पसीना पहुँचा और रत्ना की तरफ देखने लगा। इसके चेहरे पर भी हवाइयाँ सी उड़ रही थीं। इसी रात बैरू वाले बंगले में बेला के साथ वो मॉनिटरिंग सेट पर किशोराम को देख चुकी थी और इस वक्त किशोराम को पहचानने में इसे कोई दुश्वारी नहीं आई थी। लगता है ये राक्षस हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, रत्ना ने अपनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा। अगर किशोराम यहाँ है तो बेला भी जोधपुर पहुँच गई होगी। किशोराम तो मुझे इस हुलिये में नहीं पहचानता, इसे तो दाढ़ी वाले स्वामी की तलाश थी। मेरा ये चेहरा सिर्फ बेला ही पहचान सकती है। मैंने कहा, हो सकता है वो स्टेशन पर मौजूद न हो, ट्रेन चलने में सिर्फ 2-3 मिनट रह गए थे। आओ जल्दी करो। हम दोनों तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए 9 नंबर की बोगी के सामने पहुंच गए। इस वक्त मुसाफिरों का हुजूम बढ़ गया था। ट्रेन के रवाना होने में कुछ ही देर रह गई थी, इसलिए जाने वाले मुसाफिर किसी भी बोगी में सवार होने की कोशिश कर रहे थे। 9 नंबर बोगी के दरवाजे के अंदर की तरफ भी बड़ा रश था। मैंने थैला रत्ना को थमा दिया और खुद ऊपर चढ़ गया। मुख्तसर सी राहदरी में औरतें भी थी और मर्द भी, जो एक दूसरे को धक्के देते हुए आगे बढ़ रहे थे। मैं इस वक्त बाथरूम के सामने पहुंच गया। दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर से उठने वाले ताफुन से दिमाग फटा जा रहा था। मैं आगे बढ़ना ही चाहता था कि दूसरी तरफ से एक औरत दूसरों को धकेलती हुई आगे बढ़ी। इसने सफ़ेद टी शर्ट और जीन्स पहन रखी थी। वो शायद नीचे उतरना चाहती थी। इसका सर कदरे झुका हुआ था। मैं इसका चेहरा नहीं देख सका, लेकिन मेरे करीब पहुंचकर इसने जैसे ही सर ऊपर उठाया, मुझे अपना दिल कनपट्टियों में धड़कता हुआ महसूस होने लगा। वो बेला थी। बेला भी बराह रास्त मेरी आंखों में झांक रही थी। मेरा असल चेहरा इसने कई महीनों बाद देखा था और शायद इसे शनाख्त में कुछ दुश्वारी पेश आ रही थी, लेकिन सिर्फ एक सेकंड में इसकी आंखों में चमक सी उभर आई। तुम? मेरे दिमाग का कंप्यूटर भी तेज़ी से काम कर रहा था और एक सेकंड के 1000वें हिस्से में मैंने फैसला कर लिया कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने बेला को जुमला मुकम्मल करने का मौका दिए बगैर इसका बाजू पकड़ लिया और तेज़ी से इसे खींचता हुआ बाथरूम में घुस गया और धड़ से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं बेला को धकेल कर बाथरूम के बंद दरवाजे के पीछे कोने में ले गया और इससे पहले कि वो कुछ समझ सकती, मैंने एक हाथ से इसका मुंह दबाया और दूसरे हाथ के अंगूठे से इसके कान के नीचे गर्दन पर एक नस मसलने लगा। बेला अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन मेरी गिरफ्त खासी मजबूत थी। 1 मिनट से भी कम अरसे में वो बेजान सी होकर झूल गई। मैंने इसे समेट कर दरवाजे के पीछे ही गंदे फर्श पर डाल दिया और एहतियात से दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया और दरवाज़ा धड़ से बंद कर दिया ताकि अंदर पड़ी हुई बेला किसी को नजर ना आ सके। ये सब कुछ 1 मिनट में हो गया था। दरवाजे के अंदर की तरफ अब भी धक्कम पेल थी। कुछ और लोग भी अंदर घुस आए थे और 2 आदमी पायदान पर भी खड़े थे। मैं जब बोगी में सवार हुआ था तो रत्ना भी मेरे पीछे ही थी और अब वह धक्के खाती हुई दूसरे दरवाजे के करीब पहुंच चुकी थी। इस वक्त इंजन की विसल की आवाज़ फिजा में गूंजी। इस ट्रेन में सफ़र करना अब खतरे से खाली नहीं था। बेला कम से कम 1 घंटे से पहले होश में नहीं आ सकती थी और यह खतरा बहरहाल था कि कोई मुसाफिर बाथरूम में दाखिल होने के लिए दरवाज़ा खोलने लगे तो बेला को देख लिया जाए। रत्ना सामने वाले दरवाजे के करीब खड़ी थी। इसने थैला भी बगल में दबा रखा था। इसका वापस आना मुमकिन नहीं था। इंजन के विसल के बाद कुछ और लोग भी अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। मैं लोगों को धक्के देता हुआ रत्ना के करीब पहुंच गया। वो भी बेला को देख चुकी थी और इसका चेहरा धुआं हो रहा था। रत्ना वाहिद हस्ती थी जिसने मुझे बेला को खींचते हुए बाथरूम में दाखिल होते देख लिया था। हुजूम में किसी शख्स को पता नहीं चल सका था कि क्या ड्रामा हो चुका है। अलबत्ता 2 आदमियों ने मुझे बाथरूम से निकलते हुए ज़रूर देखा था और इनमें से अब एक बाथरूम के दरवाजे से टेक लगाए खड़ा था। इतनी रश और गर्मी में मुझसे सफ़र नहीं हो सकता, मैंने रत्ना की तरफ देखते हुए कहा। मेरा इस वक्त वाकई दम घुट रहा था। उतर चलो भाग्यवान, किसी दूसरी ट्रेन से चलेंगे। मेरा भी घुटन के मारे दम निकल रहा है, चलो उतरो, रत्ना ने जवाब दिया। ठीक इस वक्त ट्रेन हरकत में आ गई। वो दरवाज़ा भी खुला हुआ था। मैंने रत्ना के हाथ से थैला ले लिया। उतरो, जल्दी करो, मैंने कहा। रत्ना दरवाजे से निकलकर पायदान पर पहुंच गई। इसने दोनों हाथों से बाहर वाले रॉड को पकड़ लिया था, मगर इसका मुंह पीछे की तरफ था। आगे की तरफ रुख करके उतरो वरना गिर जाओगी, मैंने कहा। ये मेरी ज़िंदगी भर का मुशाहिदा था कि औरतें हमेशा पीछे की तरफ रुख करके बस या ट्रेन से उतरती हैं और इस तरह अक्सर औरतों को चोट भी लगती है। मगर रत्ना की समझ में मेरी बात आ गई। इसने आगे की तरफ रुख कर लिया और छलांग लगा दी।
साड़ी इसके पैरों में उलझ गई थी। वो लड़खड़ाई मगर इसने अपने आप को संभाल लिया। इसके पीछे ही मैंने भी छलांग लगा दी। दूसरी पटरी पर एक मालगाड़ी खड़ी थी। मैंने रत्ना को इशारा किया, इसके नीचे से दूसरी तरफ निकल चलो। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।